दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मल्टीवर्स की या पैरेलल यूनिवर्स की, तो एक थ्योरी यह कहती है कि जैसे हमारा यूनिवर्स मैटर का बना हुआ है, वैसे ही पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा यूनिवर्स भी हो जो एंटी मैटर का बना हुआ हो। और अगर उस एंटी मैटर वाली यूनिवर्स से एंटी मैटर हमारे मैटर वाले यूनिवर्स में आ जाए और वो एक दूसरे से टकरा जाएं, तो वहाँ पर जो फिनोमेना होगा जिसको एनहाइलेशन कहते हैं, हमें वहाँ पर गामा रेज मिलेंगी। ये गामा रेज क्या होती हैं और आज इसकी बात क्यों हो रही है? तो दोस्तों, बात ये है कि रिसेंटली नासा ने एक आर्टिकल छापा अपनी वेबसाइट पे, जहां पर उन्होंने बोला कि अगर हम गामा रेज में ऑब्जर्व करें तो चांद जो है वो सूरज से भी ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। उनने 128 महीने का डेटा पब्लिश किया और वहां पर उन्होंने बोला कि अगर हम कंपेयर करें चांद और सूरज को, तो चांद 128 महीने बाद ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है सूरज से। तो अब ये गामा रेज जो है, इनका सोर्स क्या होता है? तो अगर एक मैटर एंटी मैटर से टकरा जाए तो हमें गामा रे मिलती है। अगर बहुत हाई एनर्जी से आता हुआ कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा जाए तो हमें गामा रे मिलती है। गामा रे हमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के थ्रू मिलती है। लेकिन ये गामा रे होती क्या है? तो जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, जहां पर विजिबल वाला पार्ट वो है जिसके थ्रू हम हमारी आंखों से दुनिया को देख पाते हैं, अगर हम उसको भी और बढ़ाते चले जाएं एनर्जी में, यानी यहाँ पर देखें तो जो विजिबल पार्ट है जो 10⁻⁻6 मीटर की वेवलेंथ की रेंज का है, अगर इसकी वेवलेंथ को हम मिलियन टाइम्स छोटा कर दें, यानी इसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि जितनी वेवलेंथ कम करेंगे एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो उतनी एनर्जी अगर हम बढ़ा दें, यानी मिलियन टाइम्स अगर एनर्जी को हम बढ़ा दें, तो हम जिस रेंज में आते हैं हम उसको गामा रे कहते हैं। एक्सरे हम यूज़ करते हैं हड्डियों के फ्रैक्चर वगैरह को चेक करने में। अल्ट्रा वायलेट जो है वो है जिससे ओजोन हमें बचाती है जो सूरज से आ रहा है। लेकिन गामा रेज वो हैं जो कि हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी को लेकर ट्रैवल करती हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। और गामा रेज का जो साइज है, जो वेवलेंथ है, वो एक एटम के न्यूक्लियस के बराबर होता है। हम जब गामा रेज को पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, जब हम साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं, तब हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल होता है कि गामा रेडिएशन कहाँ मिलता है, तो हम बोलेंगे कि जब एक न्यूक्लियस टूटता है, जब रेडियो एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर हमें अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके मिलता है। तो वो वाला गामा डीके हम जानते हैं, लेकिन वो वन ऑफ द पॉसिबल रीजन है। उसके अलावा दो पार्ट और हैं, और जिसमें से ये पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन वाला जो पार्ट है, ये वह पार्ट है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इस ब्रह्मांड में गामा रेस को जनरेट करने के लिए। फर्मी का जो टेलीस्कोप है जो नासा ने लॉन्च किया था, वो 2008 में लॉन्च किया था। इस टेलीस्कोप से जब ब्रह्मांड को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहां पर हमें खूब सारे रेडिएशंस मिलते हैं, लेकिन वो गामा रेडिएशन यानी गामा की रेंज में मिलते हैं। इनके सोर्स क्या हैं? गामा का सोर्स जो है वो हो सकता है जब कोई एक ब्लैक होल मैटर को खा रहा हो, या फिर दो स्टार एक दूसरे में टकरा रहे हो। पल्सर से हमें मिल सकती है गामा रेडिएशन, या हमें गामा रेडिएशन मिलती है जब कोई स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद मर रहा हो। इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर दो स्पेसिफिक पेलोड लगाए गए थे, और वो जो दो पेलोड्स थे वो पढ़ते थे गामा रेडिएशन को, गामा रे बर्स्ट को। और उसी से जो डेटा हमें मिला, जब उस डेटा को नासा ने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि जब हम चांद के लिए गामा रेंज को पढ़ रहे हैं, चांद को गामा रेडिएशन की रेंज में पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। अब इस बात की तह तक जाना तो बनता है। तो जब हम बात करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर मिशन की, इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट की, जो गामा रेडिएशन की रेंज में आसमान को पढ़ता है, तो उसकी एक बहुत ही पिक्यूलियर बात बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो अगस्त 26, 2020 में ऑब्जर्व करी गई थी। अगस्त 26, 2020 में जो डेटा मिला था हमें इस मिशन से, उसने यह बोला था, फर्मी जो स्पेसक्राफ्ट का नाम था, उसने बोला था कि भाई ऐसा है कि हमें गामा रे बर्स्ट मिल रही है। दो तरीके की गामा रे बर्स्ट होती है दोस्तों, एक होती है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग। लॉन्ग गामा रे बर्स्ट जब मिलती है जब एक स्टार मरता है, तो वो खूब लंबी ड्यूरेशन के लिए गामा रे बर्स्ट देता है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन गामा रे बर्स्ट, यानी 2 सेकंड या उससे कम की जो गामा रे बर्स्ट मिलती है, वो जब मिलती है जब दो स्टार या सेलेस्टियल बॉडीज जोर से हाई एनर्जी पे टकरा जाएं। अब हुआ ये कि 26 अगस्त 2020 को हमें वो गामा रे बर्स्ट मिला जिसकी ड्यूरेशन 1 सेकंड थी। तो सबको लगा यार ये ऑब्जर्वेशन तो एक स्टार के मरने की है, लेकिन यहाँ पर जो गामा रे मिल रही है वो इतनी कम क्यों मिल रही है? तो यहाँ पर दोस्तों एक और फिजिक्स की गुत्थी को सोल्व किया
जो रिसर्चर्स हैं उनने देखा कि ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि जब एक स्टार मरे तो उससे जो गामा रेडिएशन निकले वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी निकल सकता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी इसने जो पूरी रिसर्च का एस्पेक्ट था उसी को बदल दिया था। लेकिन ये सारी बातें करने के बावजूद भी जो एक सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है वो यह है कि ये गामा रेडिएशन जो है ये इतना बिखरा हुआ क्यों है स्पेस में। तो दोस्तों ऐसा है कि गामा रेडिएशन जो है ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। नासा ने तो बहुत यूज़ किया है। नासा ने इसको यूज़ किया है जब मार्स की पूरी मैपिंग करी गई थी, यानी ये देखने के लिए कि मार्स के सरफेस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये होता कैसे है, तो देखो दोस्तों होता क्या है कि जब हाई एनर्जी कॉस्मिक रेडिएशन, सब कॉस्मिक रेडिएशन या कॉस्मिक रेज की मैं बात करूं तो वो मोस्टली हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब वो हाई एनर्जी प्रोटॉन्स आकर किसी भी सब्सटेंस से टकराते हैं, किसी भी मैटर से टकराते हैं, तो वहां पर वो गामा रेज जनरेट करते हैं। और उसी गामा रेडिएशन को रीड करके, स्टडी करके, पढ़ करके हम एक फिंगरप्रिंट जनरेट कर पाते हैं। किसी का फिंगरप्रिंट जनरेट कर पाते हैं हम उस सरफेस का जहां से हमें गामा रेडिएशन मिल रहा है। तो हमने ये मार्स मैसेंजर जो पेलोड स्पेसक्राफ्ट गया था उससे हमने मार्स का फिंगरप्रिंट जनरेट किया था। रिसेंटली साइकी मिशन जा रहा है, जो साइकी 16 एस्टेरॉइड है उसके लिए, जो 2029 में वहां पहुंचेगा। अभी लॉन्च हुआ है 2023 में और 6 साल की जर्नी को तय करके वो पहुंचेगा 2029 में। साइकी एस्टेरॉइड के चारों तरफ जब वो चक्कर काटेगा तो वो भी इसी प्रिंसिपल को यूज करेगा, गामा रेडिएशन के प्रिंसिपल को, जो जनरेट होता है जब कॉस्मिक रेडिएशन जाके एक सरफेस में टकराते हैं, और जनरेट करेगा फिंगरप्रिंट उस मेटल रिच एस्टेरॉइड का। अब हम बात करते हैं सीधी सीधी जो ऑब्जर्वेशन नासा ने पब्लिश करी हमारे गामा रेडिएशन वाली, जो फर्मी जो स्पेसक्राफ्ट है, फर्मी स्पेस टेलीस्कोप जो, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली। तो उन्होंने बोला कि जब हम चांद को ऑब्जर्व करते हैं 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 16 महीने, 32 महीने, 64 महीने और 128 महीने तक जब हमने चांद को ऑब्जर्व किया तो हमें जो चांद मिला उसकी ब्राइटनेस गामा वाली रेंज में सूरज से भी ज़्यादा थी। तो सबसे पहला सवाल तो ये आया कि सूरज से ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो दोस्तों इसका भी बहुत ही बेसिक सा एक फिजिक्स के अंदर ही आंसर है। वो यह है, सूरज जो है उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। वो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है सूरज का, वो उन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जब तक रोक सके तब तक रोकता है। यानी एक एनर्जी तक, मान लीजिए 30-31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक एनर्जी की वैल्यू है। तो इस एनर्जी की वैल्यू तक तो सूरज का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आने वाले उन हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को रोक लेता है और अपने अंदर टकराने नहीं देता। लेकिन चांद के पास तो ऐसी कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, तो चांद पर वो आके टकरा जाते हैं। अब जब चांद पे वो टकराते हैं तो चांद के सरफेस से जब वो टकराएंगे तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही फिनोमेना होगा, जहां पर जब वो कॉस्मिक रेज आके टकराएंगी तो वो हमें गामा रेडिएशन देंगी, और उसी गामा रेडिएशन को जो फर्मी टेलीस्कोप उसने ऑब्जर्व किया। लेकिन अगर इन कॉस्मिक रेडिएशंस की एनर्जी को बढ़ाकर बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कर दिया जाए, यानी जिस रेंज में हमने यह डेटा लिया है इससे 1000 गुना और ताकतवर हम एनर्जी वाले पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करें, तो फिर वहां पर सूरज का मैग्नेटिक फील्ड भी सूरज को बचा नहीं पाएगा, और वहां पर भी हमें सूरज से भी गामा रेडिएशन मिलेगा। वो जो जनरेट होगा जब वो हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स जाकर सूरज को इंपिंज करेंगे उसके मैग्नेटिक फील्ड को पछाड़ते हुए। लेकिन अब एक और बड़ा कंसर्न है दोस्तों, वो यह है कि अगर चांद इतना वल्नरेबल है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा गामा रेडिएशन मिल रहा है, यानी चांद के ऊपर अगर इतनी हाई वैल्यू से, हाई एनर्जी से कॉस्मिक रेज आके टकरा रही हैं, और आर्टेमिस मिशन हो, चाहे चाइना का मिशन हो, चाहे इंडिया का मिशन हो, जहां पर हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर रखना चाहते हैं, चांद के धरती पर, चांद के सरफेस पे रखना चाहते हैं, वहां पे लॉन्गर ड्यूरेशन स्टे करवाना चाहते हैं, तो क्या अब हमें इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि हम किस तरीके से लॉन्गर ड्यूरेशन पे हम अगर चांद पर रुक रहे हैं तो किस तरीके से हम हमारे जो ह्यूमन बींग्स को हम जो भेज रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स को हम भेज रहे हैं, हम उनकी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखेंगे फ्रॉम दी हाईली आयोनाइजिंग गामा रेडिएशन। क्यों? क्योंकि अगर गामा रेडिएशन कॉस्मिक रेज आके टकरा रही हैं और वो जब टकरा कर फास्ट न्यूट्रॉन दे रही हैं और वो टकराती हैं तो वो बताती हैं पोटेशियम है कि सिलिकॉन है कि फॉस्फोरस है, कार्बन है कि सल्फर है,
तो वो तो हमसे भी टकराएंगी। तो जब हमसे टकराएंगी तो वो हमारे शरीर से भी तो गामा रेडिएशन निकाल देंगी, यानी हम भी उतने ही वल्नरेबल हैं इन कॉस्मिक रेडिएशन से जितना कि चांद का सरफेस है। जिस तरीके से यह रेडिएशन मिल रहा है वैसा रेडिएशन उस हर चीज़ से मिलेगा जिनसे कॉस्मिक रेज जाकर टकराएंगी, बिकॉज चांद के पास प्रोटेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पर हमने एक्सप्लोर करा गामा रेज के बारे में, एक एनोमलस ऑब्जर्वेशन के बारे में जो नासा ने पब्लिश करी। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे नोटिफिकेशंस मिस ना हो जाएं। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।